हेलो क्लास 10। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे और अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा उसका लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है और सेलुलर एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आज हम लोग इसके बाद से शुरू करेंगे। रेड ब्लड सेल्स को इराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इराइथ्रोस जो वर्ड है, इराइथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइट्स जो है इसका मतलब होता है सेल्स, यानी रेड कलर्ड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स में इराइथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के हैं। रेड ब्लड सेल्स दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी कनकेव होता है, इसीलिए इसे बाई कनकेव कहा जाता है। जैसा कि ये डिक्स के जैसा है, इसीलिए ये बाई कनकेव डिक्स लाइक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। सेंटर से ये फ्लैट होता है और पेरीफेरी यानी आपके बाउंड्री रीजन जो है ये राउंडेड होता है, जिसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम होता है और ऑक्सीजन को नीडी सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में ये हेल्पफुल होता है। रेड ब्लड सेल्स में ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है फाइन कैपिलरीज से भी पास कर जाने में, जो कि वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स नहीं कर पाते। रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, जिसके वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज से भी बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में ये रेड इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन दो वर्ड से बना है, हेमिन यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। सो हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ कंपाउंड मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक टेम्पररी कंपाउंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्योंकि एक अनस्टेबल टेम्पररी कंपाउंड है, इसलिए वो जब भी किसी भी सेल या टिश्यू के पास से गुजरती है तो उससे टिश्यू या सेल्स को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेती है। इस तरह से हेमोग्लोबिन वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और ऑक्सीजन उसे दे देता है। ठीक इसी तरह से उस सेल या टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसे हेमोग्लोबिन अपने साथ कंबाइन करके एक तरह का टेम्पररी या अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, कार्ब एमाइनो हेमोग्लोबिन। ये कार्ब एमाइनो हेमोग्लोबिन जो है ये लंग्स तक जाती है और वहाँ पर अल्टीमेटली ब्लड कैपिलरीज में वो डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को दे देती है, जहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है। हेमोग्लोबिन जिस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अनस्टेबल टेम्पररी कंपाउंड बनाती है, वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक स्टेबल या परमानेंट कंपाउंड फॉर्म करती है, जिसे हम लोग कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड हो रहा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हो रहा है तो कार्ब एमाइनो हेमोग्लोबिन। ये दोनों ही अनस्टेबल और टेम्पररी हैं। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो कंपाउंड बना रहा है तो ये कहलाता है कंपाउंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। अब हेमोग्लोबिन जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपना कंपाउंड बना लेता है तब ये स्टेबल हो जाता है और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। अब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। ऐसे कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ चिपक जाने के वजह से वो पूरे शरीर में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेवल को गिरा देती है और शरीर में ऑक्सीजन के कमी के वजह से एक तरह का कंडीशन अराइज करता है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है बहुत हार्मफुल है।
ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है। अगर कोई अपने घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अगर कोई हीटर चलाकर बैठ जाए तो ड्यू टू बर्निंग ऑक्सीजन जो है वो उस रूम में डिप्लीट होगा। या किसी गैरेज में अगर आप सब बंद करके दरवाजे अगर इंजन चालू कर दे तो ड्यू टू कंबशन ऑक्सीजन यूज्ड अप होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन के डेफिशिएट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पर्सन कैन इवन डाई। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में उसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और कार्बोजेन ये एक तरह का ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जिसे उसे इमीडिएटली उसे देना चाहिए, जैसे कि वो ऑक्सीजन के सप्लाई को तुरंत पा सके और हेमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के सेल्स तक पहुंचा सके, जैसे उस पर्सन को डेथ से बचाया जा सके। अब आ जाते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। आरबीसी जो है वो बड़े जितने भी बोन्स है, लॉन्ग बोन्स, उनके बोन मैरो में ये बनता है, जैसे रिब्स, ब्रेस्ट बोन, हिप गर्डल के इलियम में। एम्ब्रॉयो स्टेज में ये लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है। बच्चों के केस में आरबीसी लगभग सभी हड्डियों में बनते हैं। 5 साल की उम्र तक सभी हड्डियों में आरबीसी प्रोड्यूस होता है। रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। एवरेज लाइफ स्पैन एक आरबीसी का लगभग 120 डेज होता है, इसके बाद वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं या वीक हो जाते हैं, इंज्योर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो स्प्लीन, लीवर, इन सब जगहों पर ब्लड, ये ओल्ड वीक इंज्योर्ड रेड ब्लड सेल्स पहुंचते हैं और इनका डिसइंटीग्रेशन होता है और ये डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर इनका जो आयरन पार्ट है वो लीवर में रह जाता है और जो बाइल पिगमेंट के रूप में बिलीरुबिन है वो शरीर से एलिमिनेट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसे कारण से आपके जो फीसेस हैं, यानी जो आप सुबह के समय जब आप पेट साफ करते हैं तो आप देखिएगा कि वो पीला रंग का डिस्चार्ज जो आप शरीर से निकाल रहे हैं वो पीलापन असल में इसी बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट के वजह से होता है। नॉर्मल एडल्ट में लगभग 2 करोड़ आरबीसी हर मिनट डिस्ट्रॉय होता है, यानी ये कह सकते हैं कि लगभग हर दिन 1% ऑफ द टोटल इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन आवर बॉडी। तो कंटिन्यूअसली इसीलिए इराइथ्रोसाइट्स का यानी आरबीसी का बनते रहना भी जरूरी है। आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट है, आरबीसी का नॉर्मल काउंट है एडल्ट ह्यूमन मेल में लगभग 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल के केस में लगभग 4.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड। तो अगर इस नॉर्मल लेवल से ब्लड में आरबीसी इंक्रीज कर जाता है, यानी एडल्ट मेल के केस में 5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए या फीमेल के केस में 4.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और अगर नॉर्मल काउंट से आरबीसी का कम हो जाए ब्लड में तब भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तब हम कहेंगे इस कंडीशन को इराइथ्रोपीनिया। सो पॉलीसाइथेमिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, whereas erythropenia is the abnormal decrease in the number of RBC in the blood human body। मैच्योर आरबीसी में 3 चीज हैं जो नहीं पाए जाते। वो 3 चीज है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 चीज उसमें नहीं पाए जाते हैं। ये 3 चीज नहीं पाए जाने के वजह से उसके वर्किंग एबिलिटी में एफिशिएंसी बढ़ जाता है। न्यूक्लियस ना होने के कारण वो दोनों तरफ से बाई कनकेव हो जाता है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के वजह से वो खुद अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करता और ऑक्सीजन अपना जो वो कैरी कर रहा है वो यूटिलाइज नहीं करता। इसके कारण से पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है नीडी सेल्स को।
तीसरा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं होने से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से वो आरबीसी नैरो कैपिलरीज जो है, फाइन कैपिलरीज हैं, वहां से भी बहुत आसानी से वो पास हो जाता है। इतना तो हो गया आपका रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स में ल्यूको वर्ड जो है ये व्हाइट के लिए आया है और साइट्स सेल के लिए। सो द सेल्स विच आर व्हाइट इन कलर और व्हाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये लाल नहीं होता और यूजुअली ये 4000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इसका नंबर होता है। और WBCs जो है वो एमीबॉयड शेप के लगभग होते हैं, एमीबा के जैसे, इसीलिए उनमें स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट पैर जो होते हैं वो निकल आता है, वो जिससे लोकोमोशन शो करते हैं। और कभी कभी ये ब्लड कैपिलरी से ऊज आउट करके स्क्वीज करके बाहर आ जाते हैं और इंजर्ड जो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं वहां तक वो ट्रैवल करके वो इंजरी को रिकवर करने में या जर्म्स को मारने में सक्षम होते हैं। ये भी एक प्रोसेस है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इस तरह से अगर ये ब्लड वेसल्स हों और उसके अंदर ये वाइट पार्ट जो है ये अगर वाइट ब्लड सेल्स हैं तो इसमें से इस वाइट ब्लड सेल का रिलीज होना, अभी हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलरली सारे वाइट ब्लड सेल्स रिलीज नहीं होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में बेसिकली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है वो इस तरह का काम करते हैं। वो ब्लड सेल्स ब्लड वेसल के वॉल से वो स्क्यूज आउट करके निकलते हैं, स्क्वीज करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आने वाला ये जो उनका ये प्रोसेस है जिससे कि वो सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर से वो स्क्वीज आउट करके बाहर आ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डायापेडेसिस कहते हैं। DIAPEDESIS, डायापेडेसिस। सो the oozing out or squeezing of white blood cells, specifically neutrophils and monocytes, towards the site of infection is called diapedesis। तो याद रखिएगा आप, डायपेडेसिस जस्ट ऊज आउट होता है। इसके बाद ये यहाँ से निकलकर इन्फ्लेमेशन वाले साइट पे पहुंचते हैं जहां पर जर्म्स होते हैं। इसके बाद उन जर्म्स को वो क्या करते हैं, खा जाते हैं और खाकर उन्हें मार डालते हैं। ये जो प्रोसेस है, खा जाते हैं और उन्हें मारते हैं, ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो जो कि आपका WBC में खासतौर पे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स शो करते हैं। WBC के जो फंक्शन है उसमें ये दो मेन फंक्शंस हैं, फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो अभी बताया गया कि न्यूट्रोफिल्स खासतौर पे WBC के वो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जाकर बैक्टीरिया सेल्स को खा जाते हैं, उन्हें मार डालते हैं और इस तरह से उन्हें जर्म्स को आपके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने नहीं देते। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कोई जगह में इंजुरी होने के वजह से वहां पर वो जगह लाल होकर सूज जाना, फूल जाना, दर्द होना। अब वो जो इन्फ्लेमेशन वाला साइट है वहां पर न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ मोनोसाइट्स, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये एक तरह का ए ग्रैनुलोसाइट्स है, ये न्यूट्रोफिल्स के जैसा ये भी ऊज आउट करके शरीर से निकलते हैं और इस प्रोसेस को अभी अभी बताया गया कि डायपेडेसिस कहा जाता है। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ऊज आउट करके ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहते हैं। ये डायपेडेसिस होने के बाद ये जो सेल्स हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये इन्फेक्शन वाले साइट पे पहुंचते हैं और फिर जो जर्म्स हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स के वजह से ये इन्फ्लेमेशन हुआ होगा उन्हें वो खाना शुरू करते हैं, उन्हें खाकर मार डालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जो अभी नंबर 1 में हम लोग देखें। और उस पर्टिकुलर फाइट में जो व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं या जो टिश्यू सेल्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये सारे सेल्स जो हैं वो पस बन जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग मवाद बोलते हैं, यानी वो जगह सड़कर उस जगह में पस बन जाना। अब एक और फंक्शन है WBC का, एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपके शरीर में जो फॉरेन सब्सटेंसेस इन करता है, जो आपके शरीर को हार्म कर सकता है, जैसे जर्म्स, उनके साथ फाइट करते हैं और उन्हें मार डालते हैं।
तो ये एंटीबॉडीज जो है ये आपके शरीर में खास तौर पे लिम्फोसाइट्स जो है वो भी एक तरह का ए ग्रेनुलोसाइट्स है, वो लिम्फोसाइट्स इस तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। हम लोग अब तरह तरह के WBCs के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ग्रैनुलर WBCs यानी उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और एक होता है नॉन ग्रैनुलर WBC यानी उसके शरीर में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। ग्रैनुलर WBCs जितने भी हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो पाया जाएगा, और न्यूक्लियस में कुछ कंस्ट्रिक्शंस यानी गट्ठे जैसे लोब्स पाए जाएंगे, जबकि नॉन ग्रैनुलर WBCs में सिर्फ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, कोई लोब्स नहीं पाया जाता। ग्रैनुलर WBCs जो है वो तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, जबकि नॉन ग्रैनुलर WBCs दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल जो ग्रैनुलर WBCs हैं, ये तीन नाम उसके डाई के हिसाब से दिया गया है, यानी जो जिस तरह का डाई से स्टेन होता है उसके अनुसार। जैसे बेसोफिल अगर है तो वो बेसिक डाई से स्टेन होता है, जैसे मिथिलीन ब्लू, इसी वजह से इसका नाम बेसोफिल पड़ा। इयोसिनोफिल जो है वो असल में एसिडिक डाई से स्टेन होता है, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप में उसको देख सकें, तो एसिडिक डाई से स्टेन होने की वजह से खासतौर पे एसिडिक डाई जैसे इयोसिन, इसीलिए इसका नाम इयोसिनोफिल पड़ा। और न्यूट्रोफिल्स जो है वो ना तो एसिडिक ना ही बेसिक डाई से स्टेन होता है, न्यूट्रल है सभी डाइस के ऊपर, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल्स पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू द डाई विच दे स्टेन द ग्रैनुलर WBCs हैव बीन नेम्ड। न्यूट्रोफिल्स जो है वो बोन मैरो में वो बनते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। इयोसिनोफिल्स का मेन फंक्शन है बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, एंटीटॉक्सिन्स को सेक्रेट करना। जैसे आपके शरीर में पॉइजनस सब्सटेंस अगर कुछ भी चला गया हो तो उस पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने का काम इयोसिनोफिल का है। एंटीटॉक्सिन्स बनाता है, और टॉक्सिन का मतलब ही होता है पॉइजन, तो वो पॉइजन के अगेंस्ट में जो एंटीटॉक्सिन बनाता है वो उसे ब्लड में न्यूट्रलाइज कर देता है। बेसोफिल्स का काम है इन्फ्लेमेशन करना, जो अभी अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े कि इंज्योर्ड जो टिश्यूज होते हैं लोकलाइज जो जर्म्स के वजह से वहां पर वो स्पॉट जो है वो रेड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, पेन आने लगता है उसमें, और हल्का गर्म महसूस होता है। तो वहां पर इस तरह का जो आपका सिम्टम्स देखने को मिल रहा है ये इन्फ्लेमेशन बेसोफिल्स के वजह से होता है, और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सभी तरह के जो WBCs हैं ये सारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। खास तौर पे जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड्स में भी प्रोड्यूस होता है, जैसे स्प्लीन और टॉन्सिल्स। लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और मोनोसाइट्स का मेन फंक्शन है जर्म्स को खा जाना, उसे फैगोसाइटोसिस करना। इसमें थोड़ा याद रखना यह है कि सबसे छोटा जो WBC है उसका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट WBCs माने जाते हैं। Antibodies and antitoxin. Antibodies are special type of proteins which are produced by the body against the invasion of germs, whereas antitoxins are special type of non-poisonous substances which are produced by the blood against any poisonous substance. एंटीबॉडीज जर्म्स को मारकर शरीर को बॉडी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, वहीं एंटीटॉक्सिन्स जो पॉइजनस सब्सटेंस शरीर में चले जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह से उसे डिटॉक्सिफाई करके शरीर को वापस टॉक्सिन फ्री बना देता है और हमारे शरीर को नॉर्मल स्टेट में ले आता है। WBCs जो है वो जैसे रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही WBCs भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। इनका एवरेज लाइफ जो है वो लगभग 2 वीक्स का होता है, और न्यूट्रोफिल्स खास तौर पे इसमें जो होते हैं जो ग्रैनुलर WBCs है वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही जीवित रहते हैं, फिर नए बनने लगते हैं। लगभग हमारे शरीर में 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स हैं जो हर दिन बनते हैं। पुराने WBC डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर नया WBC बनता है, जैसे कि RBC के केस में हम लोग देखें। RBC के जैसा WBC में भी अगर WBC का काउंट जो है
वो अगर एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, यानी WBC के जितना नंबर है वो नंबर अगर एबनॉर्मली उससे बढ़ जाए, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, जो एक तरह का कैंसर है। इसी तरह से अगर WBC का काउंट अगर एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाता है, जितना नंबर से अगर कम हो जाता है, तो इसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो देखिए उस केस में भी इराइथोपीनिया था, यहाँ ल्यूकोपीनिया है। पीनिया वर्ड आने से ही आप समझ जाना कि ये एबनॉर्मल डिक्रीज के लिए आता है, कम के लिए आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अगर कहीं शरीर में कट जाए तो उस कटे हुए इंजर्ड पार्ट में वापस ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो माइन्यूट ओवल या राउंड स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये ब्लड में फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं। लगभग हमारे शरीर में 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड जो है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हमारे ब्लड जो बोन मैरो जहाँ पर है वहाँ पर RBC WBC जैसे बन रहा है, वहीं रेड बोन मैरो में एक तरह का जाइंट सेल्स पाया जाता है जिसे मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेड बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप ऑफ जाइंट सेल्स माने बड़े साइज का एक सेल पाया जाता है। वो जो जाइंट सेल्स हैं, उस जाइंट सेल्स से प्रोड्यूस होता है ब्लड प्लेटलेट्स। उस जाइंट सेल्स को हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो है उससे ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो बर्ड के जैसे वो अराइज करते हैं और धीरे धीरे करके मेगा कैरियोसाइट से वो डिटैच होकर अलग हो जाते हैं। इस तरह से ब्लड प्लेटलेट्स का जन्म होता है। ब्लड प्लेटलेट्स लगभग 3 से 5 दिन तक इनका लाइफ स्पैन है, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मेनली आपका जो लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन है वहाँ ये डिस्ट्रॉय होता है। लीवर में स्टोर हो जाते हैं जाकर ये आयरन पार्ट या जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी पार्ट जो है वो बर्न आउट वो शरीर से निकल जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेजर रोल है। जब भी ब्लड क्लॉट होने को रहता है कहीं इंजर्ड पार्ट पे, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स ही है जो टूटकर उनमें से एक तरह का एंजाइम रिलीज होता है, थ्रोम्बोकाइनेस। और ये थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो कैल्शियम आयंस के मदद से और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस से गुजरते हुए वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो इसका अपना एक ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल है। अब ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले ब्लड वेसल्स से अगर कहीं कट जाता है तो वहां से ब्लड जो है वो ऊज आउट करता है और ब्लड जो है वो रिलीज होने लगती है। उसको रोकने के लिए वहां पर जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो ब्लड प्लेटलेट्स सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एक एंजाइम रिलीज करती है। इस थ्रोम्बोकाइनेस का और भी 3 नाम है। थ्रोम्बोकाइनेस को थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर X या स्टुअर्ट फैक्टर भी कहा जाता है। ये चारों एक ही चीज है, यानी आपको याद रखना है कि इंजर्ड टिश्यू सेल से थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं और वो थ्रोम्बोसाइट्स फिर डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं और टूटकर एंजाइम रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेस। इसे आप थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर X या स्टुअर्ट फैक्टर भी कह सकते हैं। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेस फिर कैल्शियम आयन के मदद से आपके प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक इनएक्टिव सब्सटेंस है उसे एक्टिव स्टेट में ले आता है और तब वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन जो है ये कैल्शियम आयन के वापस मदद से फिर से ये फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है प्लाज्मा में, उसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे वो फॉर्म हो जाते हैं और स्टिकी नेचर के होने के कारण इनमें ब्लड सेल्स जो है वो आकर चिपकने लगते हैं और ये फाइब्रिन धीरे धीरे मेश लाइक स्ट्रक्चर यानी जाली के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है और सारे ब्लड सेल्स जो है वो आकर उसमें अटक जाते हैं और फिर सूखने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब ये सूखने लगता है तो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है और सिकुड़ने के वजह से इसके अंदर से सेरम, आपको याद होगा सेरम मैंने बताया था कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए तो वो सेरम कहलाता है। तो क्योंकि अब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बन गया तो फाइब्रिनोजन अब प्लाज्मा में नहीं है, इसीलिए अब ये सेरम बन चुका है। तो सेरम जो है वो रिलीज हो जाता है एक क्लियर लिक्विड के रूप में और वो सेरम
और जो ब्लड सेल्स जो थे वो फाइब्रिन में जो चिपके हुए हैं, तो वो सेरम और वो ब्लड सेल्स मिलकर क्लॉट यानी एक थ्रोम्बस बना लेता है, जिससे कि ये जो रप्चर है जहां पर ब्लड वेसल फटा था उस जगह पर ये इस तरह से जम जाता है और क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो पूरा क्लॉटिंग प्रोसेस को यहाँ एक चार्ट देकर समझाने की कोशिश किया है कि सबसे पहले इंजियो टिश्यू सेल्स या जो रहते हैं वहां से प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं और डिसइंटीग्रेट करके बनाता है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कैल्शियम के मदद से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है, फिर वो एक्टिव स्टेज में आ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाता है। थ्रोम्बिन क्या करती है, कैल्शियम आयन के फिर मदद से वापस फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा में है उसे कन्वर्ट करके फाइब्रिन बनाती है। क्योंकि अब फाइब्रिन नोजन अब ब्लड में नहीं है, प्लाज्मा में, इसलिए अब वो सेरम कहलाएगी। और ये फाइब्रिन जो है वो जेली नहीं, स्टिकी एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जाली के जैसा। और इस जाली वाले स्ट्रक्चर में जितने भी आरबीसीज या सेल्स हैं वो आकर चिपक जाएंगे, अटक जाएंगे और इस तरह से क्लॉटिंग पूरा होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लड, इसके दो पार्ट, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स माने सेल्स, प्लाज्मा में फिर सेरम पार्ट और फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट होके बना है। सेरम अलग हो गया, सेरम निकल गया। अब ये फाइब्रिन और ब्लड सेल्स दोनों मिलकर वो बना लिए हैं क्या, थ्रोम्बोस या क्लॉट। ये है पूरा का पूरा क्लॉटिंग प्रोसेस। इस क्लॉटिंग प्रोसेस को आप टेस्ट ट्यूब में भी देख सकते हैं। आप अगर एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में अगर इस तरह से ब्लड को अगर डाल के रखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो क्लॉटिंग है ये शुरू हो जाएगा। और फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन आपका एक स्पॉन्जी मास का जैसा स्ट्रक्चर जो है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और एक क्लियर लिक्विड सेरम का आपको बाहर की तरफ नजर आएगा। तो ये जो क्लॉट हुआ ये आपका फाइब्रिनोजन नहीं होने के वजह से हुआ। फाइब्रिनोजन जब तक था तब तक ये सॉल्युबल फॉर्म में था। फाइब्रिनोजन का इस सेरम में रिलीज होकर निकल जाने की वजह से अब ये सेरम जो है ये अलग हो गई फाइब्रिनोजन को लेकर। तो जो बचा हुआ पार्ट था वो फाइब्रिन विद द ब्लड सेल्स, ये क्लॉटिंग यहाँ पर कर लिया। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगले जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।